आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे। कल हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखा था, आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आज हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और दूसरा होता है वॉन्डरिंग। फिक्स्ड और वॉन्डरिंग। फिक्स्ड यानी एक जगह पे टिश्यू एक ही जगह पे रहते हैं, उसका जगह हिलती नहीं है शरीर में, उसी जगह पे रहते हैं वो। और वॉन्डरिंग यानी एक स्थान से जो दूसरे स्थान में टिश्यू जा सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं इधर से उधर शरीर में, हर जगह इधर उधर होते रहते हैं, हिल सकते हैं जो टिश्यू, उन टिश्यू को बोलते हैं वॉन्डरिंग टिश्यू। और जो टिश्यू एक जगह पे रहते हैं उनको बोलते हैं फिक्स्ड टिश्यू। अभी हम देखेंगे, इसमें सब पूरा वॉन्डरिंग के फिक्स्ड के बारे में लिखा है, बाद में हम वॉन्डरिंग के बारे में समझाएंगे। फिक्स्ड के 4 प्रकार होते हैं: फिब्रोब्लास्ट, एडिपोज, मेसेनकाइमल और पिगमेंट सेल। कितने प्रकार होते हैं फिक्स्ड के? 4 प्रकार होते हैं: फिब्रोब्लास्ट, एडिपोज, मेसेनकाइमल और पिगमेंट सेल। पहले हम देखेंगे फिब्रोब्लास्ट के बारे में। फिब्रोब्लास्ट के फंक्शन: लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड। क्या करता है ये? लंबे समय के लिए मेंटेनेंस करके रखता है, बना के रखता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड को। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड होता है सेल में, वो बना के रखता है लंबे समय तक। एग्जाम्पल क्या है उसका? फाइबर। क्या फंक्शन होता है फिब्रोब्लास्ट का? लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड होता है सेल में, ये फाइबर में, उसको लंबे समय तक ये बनाए रखता है। अब आते हैं हम मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी यानी इसका आकार, इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप, इसका साइज कैसा होता है, उस चीज का, उस टर्म को बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी। क्या होते हैं ये? स्टेम सेल्स होते हैं। सबसे पहले तो फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? एक प्रकार के स्टेम सेल्स होते हैं। इसके अंदर बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये लार्ज राउंडेड वेसिकुलर न्यूक्लियाई होती है। इसकी लार्ज यानी बड़ी गोलाकार की वेसिकुलर न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस होता है इसका अंदर का, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई होती है वो क्या होती है? लार्ज राउंडेड होती है वेसिकुलर। क्या होती है? न्यूक्लियाई लार्ज, और लार्ज राउंडेड वेसिकुलर न्यूक्लियाई होती है साइटोप्लाज्म में इसके। और रेस्टिंग फेज में ये स्पिंडल शेप का दिखता है। स्पिंडल यानी गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा रहता है ना, उस टाइप के शेप में ये, जब ये रेस्टिंग फेज में रहता है, जब कोई काम नहीं कर रहा होता है, तो उस स्थिति में ये स्पिंडल शेप का दिखता है, यानी गट्ठे की तरह का, लकड़ी का गट्ठा रहता है ना, उस तरीके का, बांस का गट्ठा, उस तरीके की स्पिंडल शेप में दिखता है। और उस समय इसको क्या बोला जाता है? उस समय क्या कहलाता है? फिब्रोसाइट्स। उस स्थिति में इसको बोला जाता है फिब्रोसाइट्स। अब हम आएंगे इसकी स्टेनिंग में। स्टेनिंग यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा जब हम उसमें चेंजेस देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, उस प्रोसीजर को बोला जाता है स्टेनिंग। स्टेनिंग में हम क्या देखते हैं? साइटोप्लाज्म टेकन डीप बेसिक स्टेन। जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, वो डीप बेसिक स्टेन लेता है, और न्यूक्लियस का करता है लाइट स्टेन लेता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है? जो डीप गहरे कलर में स्टेन हो जाता है, और न्यूक्लियस रहता है थोड़ा लाइट कलर में स्टेन होता है। क्यों दोनों अलग अलग होते हैं स्टेन? क्योंकि अगर एक साथ स्टेन हो जाएगा तो हम इसको अलग अलग नहीं देख पाएंगे। एक जैसे दिखेगा तो हम इसको अलग अलग नहीं इसको पता लगा पाएंगे कि न्यूक्लियस कौन सा है और साइटोप्लाज्म कौन सा है। इसलिए दोनों अलग अलग प्रकार से स्टेन होते हैं। साइटोप्लाज्म गहरा कलर का स्टेन होता है और ये थोड़ा हल्के कलर में स्टेन होता है, ताकि हम इनको पहचान पाए। समझ में आ गया फिक्स्ड सेल में फिब्रोब्लास्ट का काम। अब हम देखेंगे एडिपोज। एडिपोज क्या होता है? एक प्रकार का फैट सेल होता है। एडिपोज एक प्रकार का फैट सेल होता है। इसको एडिपोज भी बोल सकते हैं इसको, और फैट सेल भी बोल सकते हैं। इसके फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। सिंथेसिस यानी बनाना, और स्टोरेज यानी जमा करना। किसका जमा करता है? क्या बनाता है, क्या जमा करता है? फैट को, चर्बी को। चर्बी को क्या करता है? ये अपने शरीर में बनाता भी है और स्टोरेज भी करता है इसको। अब इसके हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी, यानी इसका शेप और आकार कैसा होता है। स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है। स्फेरिकल यानी अंडाकार शेप का होता है ये, अंडाकार शेप में, और ओवल शेप में ये होता है, गोल नहीं होता है, अंडाकार शेप में होता है।
और इसका न्यूक्लियस चपटा होता है, यानी फ्लैट होता है इसका न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म उसका थिन होता है, यानी पतला। थिन यानी पतला, फ्लैट यानी चपटा। न्यूक्लियस इसका फ्लैट होता है और साइटोप्लाज्म इसका थिन होता है। मॉर्फोलॉजी में क्या देखते हैं हम, स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है, न्यूक्लियस फ्लैट होता है और साइटोप्लाज्म थिन होता है। अब हम देखेंगे स्टेनिंग। ग्लिस्टनिंग ड्रॉप ऑफ ऑयल। ग्लिस्टनिंग यानी चमकदार, ड्रॉप यानी बूंद काय की, ऑयल की। जिस तेल की बूंद रहती है ना, किसी चमकती है, उस तरीके से ये दिखता है। स्टेनिंग करते हैं तो तेल की बूंद कैसे चमकती है, उस तरीके से ये चमकदार दिखता है, क्योंकि क्या होता है, फ्लैट भी एक प्रकार का ऑयल ही होता है, तो इसलिए ये ग्लिस्टनिंग यानी चमकदार, ड्रॉप ऑफ ऑयल, ग्लिस्टनिंग ड्रॉप ऑफ ऑयल की तरह ये दिखता है। अब कौन सी स्टेनिंग इसको करते हैं, किस प्रकार की स्टेनिंग करते हैं, उसका नाम है सूडान 3 और स्कारलेट रेड। ये दो प्रकार की स्टेनिंग इसमें एडिपोसली करी जाती है, सूडान 3 और स्कारलेट, SCHARLACH, स्कारलेट, SCHARLACH, स्कारलेट रेड, और SUDAN, सूडान 3 और स्कारलेट रेड, ये दो प्रकार के स्टेनिंग इसमें करते हैं। क्या कलर देता है ये, ऑरेंज रेड कलर देता है ये स्टेनिंग में। अब हम देखेंगे मेसेनकाइमल के बारे में। फिब्रोब्लास्ट देख लिए, एडिपोज देख लिया अपन ने, अब मेसेनकाइमल सेल के बारे में देखेंगे। इसके फंक्शन क्या होते हैं, कैन चेंज इन एनी टाइप ऑफ सेल। ये क्या होता है, किसी भी प्रकार के सेल में ये कन्वर्ट हो जाता है मेसेनकाइमल सेल। अगर ये प्रोडक्शन करता है, किसी भी सेल की अगर कमी होती है शरीर में, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मेसेनकाइमल सेल उस सेल में ये कन्वर्ट हो जाता था। कैन चेंज इन एनी टाइप ऑफ सेल्स। इसकी मॉर्फोलॉजी और स्टेनिंग फिब्रोब्लास्ट की तरह ही होती है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसकी एक जैसी होती है। स्मॉलर देन फिब्रोब्लास्ट बट स्टेन एंड अपीयरेंस इज सेम। फिब्रोब्लास्ट से थोड़ा इसका साइज छोटा होता है, पर इस दिखता वैसा ही है फिब्रोब्लास्ट के जैसे ही, और इसका जो स्टेनिंग जो प्रोसीजर होती है वो भी फिब्रोब्लास्ट के जैसे ही होती है मेसेनकाइमल की। अब हम आते हैं 4 पिगमेंट सेल्स। इसके फंक्शन क्या होते हैं, स्किन ओवियल ट्रैक्ट में होता है, स्किन में होता है, ओवियल ट्रैक्ट में होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी थ्रू मेलानिन प्रोडक्शन। स्किन में पाया जाता है, प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट लाइट से थ्रू मेलानिन प्रोडक्शन। मेलानिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है आपकी स्किन में, जो कि अपन देखते हैं ना, ये गोरा है, ये काला है बोलते हैं, तो मेलानिन के कारण ही इंसान काला रहता है। मेलानिन क्या करता है, जैसे ही आपकी यूवी लाइट्स आपके शरीर में आती है अपने, तो ये क्या करता है, उसको फैल जाता है, ये पिगमेंट चारों तरफ फैल जाता है, और शरीर बोलते हैं टैनिंग हो गई है यार, धूप से जल गया हूँ मैं, या धूप से काला हो गया है मेरा हाथ, ये शरीर काला हो गया है, तो मेलानिन के कारण होता है वो। और क्यों होता है, क्योंकि यूवी रेस, जो अल्ट्रावायलेट रेस से जो कैंसर जैसी बीमारियां जो होती है हमको, और जो शरीर में और सेल्स को नुकसान होता है, उससे हमारा बचाव होता है। तो मेलानिन क्या करता है, एक तरीके से हमारा यूवी लाइट से, सन के डायरेक्ट एक्सपोजर से हमारा बचाव करता है, इसलिए मेलानिन का प्रोडक्शन अपने शरीर में होता है। और जो बहुत ज़्यादा काला होता है इंसान, तो मतलब पूरे शरीर में ही मेलानिन है। और मेलानिन ये जो असली पिगमेंट जो है, ये अंग्रेजों में नहीं पाया जाता है, विदेशी लोग जो होते हैं ना गोरी चमड़ी के, उनमें नहीं पाया जाता है मेलानिन। ये हमने एशियन लोगों में, एशियन लोग में कौन कौन आते हैं अपने, जापान चाइना के लोग आते हैं, अपन लोग आते हैं, और असम मतलब इंडिया के लोग आ जाएंगे, ऐसे कंट्रीज के लोग एशिया में गिने जाते हैं। और वो जो फॉरेन जो लोग रहते हैं उनमें ये मेलानिन नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अधिक गोरे होते हैं, और हमारा जो कलर होता है मेलानिन के कारण सामान्य वर्ग का होता है ना। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, ब्रांचिंग जैसा होता है, यानी इकट्ठा झुंड के जैसा रहता है। अब मेलानिन अगर इकट्ठा नहीं रहेगा, एक एक रहेगा दूर दूर, तो आपको चिट्टे चिट्टे दिखेंगे शरीर में, चिट्टे बनेंगे, पर इकट्ठा होता है, इसलिए हमारा एक सा जगह एक सी काली होगी या एक सी गोरी होती है। इसका में क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में साइटोप्लाज्म इसका डार्क ब्राउन रहता है, और ग्रेन्यूल्स जो रहते हैं ब्राउन कलर के रहते हैं। साइटोप्लाज्म डार्क रहता है, ब्राउन कलर के इसके ग्रेन्यूल्स रहते हैं। स्टेनिंग, इसमें DOPA डोपा स्टेनिंग होती है, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एनिलीन नाम की इसमें स्टेनिंग होती है। क्या होता है, फोर्थ पॉइंट क्या है, पिगमेंट सेल। पिगमेंट सेल के फंक्शन क्या है,
स्किन में होता है, ये ओवल ट्रैक्ट में होता है। क्या करता है, यूवी रेस से बचाता है। किसके द्वारा बचाता है, मेलेनिन के प्रोडक्शन के द्वारा हमको यूवी रेस से बचाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ब्रांचिंग शेप में होती है। इसका साइटोप्लाज्म डार्क रहता है, इसके ग्रेन्यूल्स ब्राउन कलर के रहते हैं। स्टेनिंग कौन सी होती है, इसमें डोपा स्टेनिंग होती है, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनीन DIHYDROXY डाई HYDROXY हाइड्रोक्सी PHENYL फिनाइल एलिनीन ALENINE। ये स्टेनिंग इसके लिए करा जाता है, काय के लिए, पिगमेंट सेल के लिए। कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक वॉन्डरिंग होता है। अपन ने अभी सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है, फिक्स्ड के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद पढ़ेंगे वॉन्डरिंग के बारे में। ये वॉन्डरिंग के अंदर नहीं आता है, इसको गलती नहीं करना है ना ऐसा कुछ लिखने की। वॉन्डरिंग का बारे में अभी अपन समझेंगे, अभी सिर्फ अपन ने फिक्स्ड के बारे में समझा है। फिक्स्ड में 4 प्रकार की होती है, फिब्रोब्लास्ट, एडिपोज, मेसेनकाइमल और पिगमेंट सेल। इनके बारे में अपन ने देख लिया है। अब हम देखेंगे वॉन्डरिंग सेल्स के बारे में। कौन सेल्स के बारे में, वॉन्डरिंग सेल्स के बारे में। इसके पहले हमने फिक्स्ड सेल देखा था। कनेक्टिव टिश्यू में 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक वॉन्डरिंग सेल और एक फिक्स्ड सेल्स। फिक्स्ड अपन देख चुके हैं, अब वॉन्डरिंग के बारे में देखेंगे। वॉन्डरिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स और मास्ट सेल्स। सबसे पहले अपन देखेंगे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के क्या फंक्शंस होते हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर। अब फैगोसाइटिक का मतलब ये समझ लेना, साइटिक जहाँ पे भी आता है तो यानी वो चीज को वो खा रहा है, लाइस आ रहा है, यानी टूट रहा है। ऐसे शब्द हम जब पहचानते हैं पढ़ने के लिए तो आसानी जाती है। ऐसे शब्द हम जब देखते हैं तो आवाज ये ऐसे शब्द हम देखते हैं तो पहचानने में हमको आसानी जाती है ना। जैसे हीमोलाइसिस, हीम यानी ब्लड, लाइसिस का मतलब टूटना, यानी हीमोलाइसिस होने यानी ब्लड अंदर से टूट चुका है ना। वैसी फैगोसाइटिक यानी ये क्या कर रहा है, इसको खा रहा है। फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। क्या फैगोसाइट करता है, क्या ये खा लेता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या फॉरेन बॉडीज यानी बाहर, विदेशी यानी आपके शरीर के बाहर का जो चीजें हैं वो अगर आपके शरीर में जाती है, जो कि शरीर जिसको नहीं पहचानता है, तो क्या करता है, मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करता है कनेक्टिव टिश्यू। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो चीज को खा लेते हैं यानी उसका नाश करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये मैक्रोफेजेस के फंक्शन है। क्या करते हैं ये, कोई भी शरीर में आपकी ऐसी चीजें जो आपका शरीर पहचानता ना हो, बाहर से अगर आ गई है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस के किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन जो आता है, उस तरीके की सेल्स को ये खा जाता है यानी इनगल्फ कर लेता है, निगल जाता है इसको। अब हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी यानी इसका आकार और ये किस प्रकार का होता है। फ्यूसिफॉर्म टाइप इसका साइज, फ्यूसिफॉर्म इसका तरीके का होता है, स्टेलाइट और स्फेरॉइडल, इस प्रकार का इसका शेप होता है। ये इनके नाम है, इनको याद कर लेना, ठीक है। फ्यूसिफॉर्म, स्टेलाइट और स्फेरॉइडल, इस प्रकार का इसका मॉर्फोलॉजी होती है। न्यूक्लियस क्या होता है इसका, स्मॉल होता है यानी छोटा होता है। और स्टेनिंग कौन सी करते हैं इसमें, वाइटल स्टेन करते हैं। ये स्टेन का नाम है, ये भी याद कर लेना। कौन सी स्टेनिंग करते हैं इसमें, वाइटल स्टेनिंग करते हैं। और इसका मॉर्फोलॉजी में इसका क्या होता है, ये फ्यूसिफॉर्म, स्टेलाइट और स्फेरॉइडल टाइप का ये दिखता है। अब हम देखेंगे प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ये सेम मैक्रोफेजेस के जैसा ही होता है ये भी, और ये भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। क्या करने के लिए, लड़ने के लिए। ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है आपकी बॉडी की, कि आपके शरीर में अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो ये सब मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, ये सब क्या करते हैं, एंटीबॉडीज ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं आपके शरीर में कि आपका शरीर उनसे लड़ सके। ये आपके शरीर में ही एक प्रकार की आर्मी है, डिफेंस सिस्टम है आपकी बॉडी का। किससे लड़ने के लिए, ऐसी चीज़ों से लड़ने के लिए जिसको आपका शरीर पहचानता ना हो और आपके शरीर में ये किसी कारण किसी तरीके से आ गई हो। तो क्या करता है, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, इस प्रकार के सेल्स प्रोड्यूस करती है बॉडी आपके शरीर को
किसी प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए। इसलिए बोलते हैं अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सब्जी भाजी खाओ, विटामिन और प्रोटीन्स का पोषक आहार लो, ताकि क्या हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी, जब आपकी ये सेल्स स्ट्रांग बनेंगे। और कैसे स्ट्रांग बनेंगे आपके सेल और कैसे मजबूत बनेंगे, जब आप पोषक आहार लो। ठीक है, तो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ताकि जो भी शरीर में आती है चीजें उससे लड़ने के लिए, डिफेंस करने के लिए। और मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी, ओवल राउंड न्यूक्लियस रहता है इसका, ओवल यानी अंडाकार का, और गोल प्रकार का इसका न्यूक्लियस होता है ना। अब हम देखेंगे मास्ट सेल। मास्ट सेल के फंक्शन क्या होते हैं, ये हिस्टामिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, केमिकल प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, इसका प्रोड्यूस एलर्जिक सिम्टम। एलर्जिक सिम्टम जब अपनी बॉडी में किसी प्रकार का होता है तो अपन को क्या करता है, एलर्जी क्या करती है, अपन को आगाह करती है किसी भी चीज़ से कि आपके शरीर में भाई इस तरीके का नुकसान हो रहा है, तो आपको एलर्जी होती है। तो हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी प्रोड्यूस करता है आपके शरीर में, ऐसा सिम्टम, एलर्जी का सिम्टम आपके शरीर में लाता है, ताकि आपको पता लगे कि आपके शरीर को इस चीज़ से नुकसान हुआ है, आपका शरीर इस चीज़ को नहीं पहचानता है, तो आप अपने शरीर को बचाने के लिए और उस चीज़ को हटाने के लिए कोई उपाय करिए। तो वो क्या करता है, हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है एलर्जिक रिस्पॉन्स आपके शरीर में। समझ में आया। अब इसके बाद हम देखेंगे हिपेरिन। हिपेरिन भी एक प्रकार का केमिकल होता है आपके शरीर में, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट यानी कोगुलेशन रोकना। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर में जैसे खून के थक्के जमते हैं ना, उस चीज़ को वो रोकता है, आपके ब्लड को जमने से रोकता है। हिपेरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, जो आपके शरीर में पहले से पाया जाता है, और बाहर से भी हम इसको ले सकते हैं। ये जैसे आप ब्लड कलेक्शन करते हो तो वाइल्स आती हैं, तो ग्रीन कलर की वाइल होती है, जिसको हिपेरिन वाइल बोला जाता है। उसमें ब्लड लिया जाता है कोई प्रकार के टेस्ट करने के लिए, ताकि आपका खून जमे ना। जैसे आपका खून बाहर आता है तो वो जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। और हिपेरिन और अलग अलग प्रकार के केमिकल जैसे EDTA हो गया, फ्लोराइड हो गया, सोडियम साइट्रेट हो गया, इस प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं वाइल्स में, जो क्या करता है, आपके ब्लड को जमने से रोकता है। जब इसका आएगा, एंटीकोगुलेंट्स का चैप्टर आएगा, उसमें फिर हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। अब आगे हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टेनिंग को साथ में लिखा है, प्लस करके इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसकी सेम एज प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल की जैसी मॉर्फोलॉजी स्टेनिंग रहती है, उसी तरीके की किसकी रहती है, मास्ट सेल की भी इसी प्रकार की मॉर्फोलॉजी रहती है और स्टेनिंग रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखे मॉर्फोलॉजी में दोनों की स्टेनिंग और मॉर्फोलॉजी प्लाज्मा सेल्स की और मास्ट सेल्स की एक जैसी होती है। प्लाज्मा सेल्स में जैसे कि स्टेनिंग में HNE और BCL2 नाम की स्टेनिंग होती है। H एंड E मतलब हिमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन, हिमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन, HNE भी लिख सकते हैं इसको, और हिमेटॉक्सिलिन इओसिन इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये हम आगे देखेंगे, हमको हिस्टोपैथोलॉजी में भी ये आगे की स्टेनिंग में ये यूज आएगी। इसकी अलग से एक क्लास लगेगी HNE स्टेनिंग की, उसमें आपको मैं अच्छे से HNE के बारे में बता दूंगा। और BCL2, ये दो प्रकार की स्टेनिंग प्लाज्मा सेल्स के लिए होती हैं, और वही चीज़ें सेम, उसका मॉर्फोलॉजी और स्टेनिंग सेम मास्ट सेल्स की भी ऐसे ही होती है। ठीक है।